कुछ और फैक्ट लेकर आते रहे। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी दिन पर थोड़े से संकेत पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल क्यूज जो थे वो बढ़िया थे। क्यूज मतलब मेरा मतलब तो क्यूज तो गड़बड़ थे, इक्विटीज का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, तो हम भी उस मोमेंटम में थे। कल क्या हुआ, इक्विटीज का प्रदर्शन गड़बड़ाया यूएस में। 1.25% से लेकर 1.25% तक तीनों बेंचमार्क्स दबाव में दिन के लोज पे जाके बंद हुए, और वजह है डेटा पॉइंट्स खराब। पर ये डेटा पॉइंट्स खराब पहले से आ रहे थे, जिसको नजरअंदाज इक्विटीज कर रही थी। कल फाइनली वो कहते हैं ना, नेल ऑन द हेड टाइप्स, रियलाइज किया कि यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए, करेक्टिव मोड पे आए वहां के मार्केट्स। जरा पिच दिखाइए सीधे, तो पिच में समझ में आएगा, और डेटा पॉइंट वगैरह क्या है, पिच कैसे है, नहीं दिखाएंगे क्या आज? या अरे इनकी तो हरी है, स्पिन होगी बॉल, लेफ्ट जाएगी, ऐसा वाली बॉल है, लेफ्ट जाएगी, नहीं राइट जाएगी, अरे नहीं तो सीधे आने वाली है। क्या है पिच का मामला? पिच का मामला क्या है? सच्चाई स्वीकार कर ली। ये ऐसे पिच में हरी हरी क्या ऐसा नहीं होता, ये तो ऐसे काई जम जाती है अपनी पिच पे। हाँ, वो इसमें तो बॉलर और बैट्समैन दोनों स्लिप होंगे। घास पे कैसे खेल सकते हो आप? फुटबॉल की पिच, मेरे को लगता है हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमने फुटबॉल वाले ग्राउंड में एडजस्ट कर दिया है कुछ। लिमिटेड बजट है। टेनिस बॉल टूर्नामेंट है क्या ये? हाँ, टेनिस बॉल से खेल सकते हैं इस पिच पे। टेनिस बॉल कहीं भी खेल सकते हैं यार। हम लोग पहले प्लास्टिक बॉल्स खेलते थे, बहुत हल्की होती थी, उसको बहुत दम लगा के मारना। कभी कभी चिपक वो लेदर कभी बाप थी। उसको मारना वाला सिक्स नहीं मार सकते प्लास्टिक बॉल पे। नहीं, पहले हल्की हल्की आती थी, बाद में बहुत ही हार्ड प्लास्टिक की अरे बॉल वो आती तो थी। भारी हो गई थी। वो तो खतरनाक थी। कॉर्क की बॉल से खेला गया। हाँ, कॉर्क से खेला। कॉर्क सस्ती पड़ती थी, लेदर बहुत महंगी पड़ती थी। अब खेलना तो लेदर से चाहिए मेरे था। ख्याल में इस समय लेदर कितनी 300-400 रुपए की एक बॉल होगी, 500 रुपए की। पता नहीं उस टाइम पे जब का लास्ट तब तक याद है तो 8-9 रुपए की कॉर्क बॉल आती थी और 45 या 35 रुपए की लेदर बॉल आती थी। ये डिफरेंशियल था, इसलिए सब कॉर्क से खेलते थे। तो इसमें किस पे खेलोगे? प्लास्टिक? खेलने का मन नहीं है, कभी भी खेलना नहीं चाहिए। आज वाली पिच जो है ना, हाँ। देखो अभी सच स्वीकार कर लिया अमेरिका के इक्विटी मार्केट ने। क्या हुआ? क्या हुआ ये कि महंगाई तो बढ़ के आई ही थी कंज्यूमर वाली, अभी WPI भी बढ़ के आ गया वहाँ पे, और बेरोजगारों की संख्या और कम हो गई, 6,000, 194 आया है, 2 लाख का अनुमान था। मतलब नेट वहाँ की इकॉनमी में बहुत रेजिलियंस। अभी बड़ी समस्या है, अच्छी इकॉनमी है तो भी आप बुरा मान रहे हो, अभी महंगाई कितना बड़ा खतरा है। तो उसकी वजह से कल क्या हुआ कि 2 फेड एक्चुअली मैं मानता हूँ कि WPI से इतना नहीं गिरा है मार्केट, ये जो फेड के अधिकारियों ने अपना ज्ञान रखा है ना, वो चिंता की बात है कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की बात करें। अभी जो 21-22 मार्च को मीटिंग होने वाली है, ECB भी बढ़ाएगा, ये सब माहौल बना दिया गया कि अभी महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें और तेज़ी से बढ़ाई जाएंगी। हाँ, अगर 50 बेसिस पॉइंट की हाइक मार्च में आती है तो ये एक चिंता की बात हो जाएगी फिर, क्योंकि वो और ऊपर जाके टर्मिनल रेट फिर क्या 5.25 बनेगा जाके, अभी 5.5 की बातें हो रही थी। तो वो ये एक कंसर्न था जिसकी वजह से गिरा। फिर वो जापान वाले एक पोल, जापान को क्या, जापान के जो बैंक ऑफ इकोनॉमिस्ट का एक ग्रुप है, 10 इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे जो है बैंक ऑफ जापान को ट्रैक कर दें, उनके बीच में एक सर्वे किया गया। तो उन सब ने कहा कि हमको लगता है कि अब ये बॉन्ड यील्ड वाली यील्ड कंट्रोल टूल, यानी मतलब थोड़ी सी पॉलिसी टाइट करेंगे वो, उसकी वजह से और थोड़ी सी एक चिंता बढ़ेगी। और एक तीसरी एक चीज़ और हुई है कल, हमें चाइना में पहली बार दाम बढ़े घरों के, नए घरों में। वहाँ हम लोग क्या बातें कर रहे थे कि वो एवरग्रांडे डिफ़ॉल्ट हो गया है, रियल एस्टेट बड़ी बुरी कंडीशन में है, पता नहीं क्या क्या बातें। अब वहाँ पे निकल के आया कि हालांकि बहुत मामूली से 0.1%, लेकिन साइज़ ऑफ इकॉनमी वहाँ जो है ना, उसमें 0.1% हाउसिंग प्राइस बढ़ना भी बड़ी बात है, तो वो बढ़ के आए हैं। तो वो भी एक और महंगाई बढ़ाने वाला कारक अभी चाइना की तरफ बढ़ा है। तो कुल मिला के आप ये देखेंगे तो ये एक माहौल ऐसा बना जिसको इक्विटी मार्केट ने कल सीरियसली लिया। अब तक वो डिकपल्ड था, लेकिन ये डेटा ना हर दूसरे हफ्ते 15 दिन में बदल जाते हैं, बार बार मूड बदल जाता है। फेड का कोई अधिकारी आ कहेगा नहीं अब ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यू भी मत बनाइए, एक दिन का डेटा है, थोड़ा इसको सस्टेन करने दीजिए। अब अभी से लेकर के फेड की बैठक तक बहुत लंबा समय है,
तो उसके बीच बदल सकता है। लेकिन हाँ, आज के लिए संकेत अगर आप क्यूज देखें ग्लोबल मार्केट्स हैं तो वो अच्छे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लगातार कई सारी खबरें इस तरह की आ रही हैं जो इक्विटी के लिए नेगेटिव है। इसीलिए कल देखिए नैस्डैक में खूब गिरावट हुई, 2.25% के आसपास गिरा है वो। तो क्या हमारे आईटी शेयर भी गिरेंगे? चाइना की बात, आईटी तो करेक्ट, अगर इसी वजह से चले थे कि खूब चला है, होना ही चाहिए, लॉजिकली होनी चाहिए। चाइना के तो बीच में दिखाते थे वो घोस्ट टाउनशिप्स, हाँ, पूरा शहर बना हुआ खड़ा हुआ है, रहने वाला कोई नहीं। नहीं। अब पता नहीं कितनी सही इमेजें थी, लेकिन वो डेडली अब मकान बिकने लगे हैं। और वहाँ के गवर्नमेंट ने ऑफिशियली मान लिया है कि कोविड इज खत्म हो गया। चलो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग। करना ही चाहिए, बीच में बहुत दिक्कत आ गई थी उनके यहाँ तो। ठीक है भाई, अब मैंने क्या कर रहा है भाई, देखते हैं। आज वैसे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहने का दिन, साइड पे बैठने का दिन। यूएस एक्सटेंडेड हॉलीडे में जाने वाला है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आज शाम को भी आएंगे, बहुत सारे फेड ऑफिशियल्स फिर अपने बयान देंगे, और हम सब जानते हैं डेटा एक्चुअली खराब ही आ रहा है। खराब इन द सेंस इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा, लेकिन अगर हमारा सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस पे नजर है तो दिक्कत भरा है उस लिहाज से। तो ठीक है, मैं खबरों पे जा रहा हूं, और नॉट नेसेसरली इस समय आज कोई ग्रीन में नजर आए। हो सकता है ज़्यादातर स्टॉक लाल में ही चलें जिस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं, पर रखना चाहिए इन स्टॉक्स रडार पे। इसका लॉजिक ये भी हो सकता है शायद गिरावट में जब बाजार अगर घूमने का मन बना रहा हो तो ये स्टॉक्स रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ मूव करें, क्योंकि इनमें अच्छी खबरें हैं। पहला भारतीय एयरटेल, बट ऑब्वियस है आज के हेडविंड्स के सामने खड़ा होना मुश्किल है, पर बढ़िया डेटा आया है। क्या आया? दिसंबर का टेलीकॉम का डेटा। सबसे तगड़े तो खैर रिलायंस जियो ने ऐड करे। भारतीय एयरटेल ने, सबके नंबर रख दिए मैंने स्क्रीन पे, ऐसे नहीं किसी एक का रखा है। भारतीय एयरटेल ने 15.25 लाख नए यूजर्स जोड़े दिसंबर में। दरअसल इसका जंप, क्वांटम लीप जो लिया है, 44.5% का जंप है मंथ ऑन मंथ, सबसे तगड़ा। सब लूज आउट करा है वोडाफोन आइडिया ने। तो भारतीय एयरटेल को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं, बढ़िया सब्सक्राइबर एड्स के उन नंबर्स के चलते। अल्ट्राटेक सीमेंट को ग्रीन रख रहा हूं, एक और दिग्गज को ग्रीन रख रहा हूं। बढ़िया कमिश्निंग का अपडेट आता हुआ, 2 अपडेट्स दरअसल उन्होंने शेयर करे। 1.3 MTPA कैपेसिटी ब्राउन फील्ड सीमेंट, मौजूदा प्लांट में एडिशंस छत्तीसगढ़ में, वो कमीशन हो गया। कमीशन मतलब अब उससे प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है, फैसिलिटी रेडी, कमीशन कर दी गई है, अब प्रोडक्शन ऐड करेगा फाइनेंशियल्स में। दूसरा ग्रीन फील्ड, नया प्रोजेक्ट लगाया कटक ओडिशा में 2.8 MTPA का, वो भी साथ में कमीशन कर दिया है। ये 2 तगड़ी कमीशनिंग के बाद इस कंपनी की कुल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देश में ऑलमोस्ट 127 मिलियन टन्स पर एनम पहुंच गई है। ग्रीन रख रहा हूं अल्ट्राटेक को। तीसरा वेदांता को ग्रीन रख रहा हूं। कल हरे में ही था, कल भी मेंशन कर रहा था टीम में। कल बॉक्साइट माइंस को लेकर अपडेट आए थे, मेरे ख्याल से उड़ीसा की बॉक्साइट माइंस को लेकर अपडेट की प्रिफर्ड बिडर निकला है। आज फ्रेश अपडेट ये है कि एक और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ऑक्शंस करे थे उसमें केलवर दबरी ब्लॉक के लिए ये प्रिफर्ड बिडर इमर्ज हुए हैं। इसका मतलब वैसे एक बात नहीं भी ध्यान रखिए कि सबसे एग्रेसिव बोली फिर इसका मतलब इन्होंने लगाई थी, पर यह इनके हाथ में आता हुआ एक और बढ़िया एसेट वेदांता। आज फिर ग्रीन लेके चल रहा हूँ, होपिंग थोड़ा सा हम चाइना पे फोकस कर लेंगे तो मेटल्स अच्छा कर देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आज ग्लोबल की थोड़े से सपोर्टिव है नहीं, पर ये 3 दिग्गज हैं जो रखती हैं ग्रीन में। मैंने मेरी गट फीलिंग करेगी मार्केट में वो बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। बस तो अपने टकाटक इज्जतदार स्टॉक रखें अच्छा, मेरी टीम में दो शुरुआती शेयर्स हैं, मिंडा कॉर्प और प्रिकॉल। इसमें खबर आ रही है कि मिंडा कॉर्प जो है 15.7% स्टेक लेगा प्रिकॉल में, और 209 के प्राइस के आसपास ये डील होने की संभावना है। तो मैंने दोनों को रखा है ग्रीन में। इसलिए रखा मैंने क्योंकि इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ये डील काफ़ी विन विन है दोनों के। प्रिकॉल का बड़ा डोमिनेंस है 2 व्हीलर मार्केट में, काफ़ी अलग अलग सेगमेंट में ये 30-40% तक मार्केट शेयर रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को यहाँ पे ग्रीन रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डील के दिन आपको शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखता,
लेकिन स्लोली कुछ समय बाद आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम आता है। तो इसलिए मिंडा कॉर्प और प्रिकॉल को ग्रीन में रखा है। एनएलसी इंडिया को भी ग्रीन में रखा है। एनएलसी इंडिया में क्या खबर है कि इन्होंने एक जेवी के तहत उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक पावर प्लांट लगाने के लिए बात की। 1980 मेगावाट का ये कोल बेस्ड प्लांट होगा और इसके अलावा एक और झारसुगड़ा उड़ीसा में एक और प्लांट लगाने की बात है। तो ये 2 टाई अप केस हैं। एनएलसी को मैंने ग्रीन में यहाँ पे रखा है। ओके, 3 3 6 हो गए। अब अगले 3 स्टॉक्स में पावर ग्रिड मेंशन कर रहा हूं। कंसोलिडेशन के बाद होपिंग कुछ अच्छा मूव एंजॉय करें। अच्छी पेडिग्री कंपनी है। इन्होंने भी अपने एक प्रोजेक्ट को कमीशन करा है। दरअसल इनकी सब्सिडरी पावर ग्रिड भुज ट्रांस कमीशन ने आरई प्रोजेक्ट्स के भुज 2 को 2000 मेगावाट के गुजरात में बूम बेसिस पे कमीशन कर दिया। बूम बेसिस मतलब बिल्ड, ओन, ऑपरेट और मेंटेन, उस बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसे कमीशनिंग करी है। ग्रीन रखा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक और सरकारी कंपनी है, वैसे ध्यान रखिएगा, पावर ग्रिड के साथ साथ, जिसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। बढ़िया कंपनी है वैसे। अगर ऑयल एंड गैस का आमतौर पे वैसे अब तो डाइवर्सिफाई कर गया है, पर लार्जली आज भी धंधा ऑयल एंड गैस के केपेक्स स्पेंड से आता है इसका, इंजीनियर्स इंडिया का। इसने दरअसल एमओए करा है, करार करा है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट करा है ऑयल इंडिया के साथ। नीश टेक्नोलॉजिकल स्टडीज और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स दोनों मिलके उसके लिए कैरी आउट करेंगे, उसके लिए साइन करा है। ईआईएल को ग्रीन रख लिया मैंने, और साथ में ऑयल इंडिया को। ऑयल इंडिया में दरअसल कल बहुत अच्छे मूव्स आए। ओएनजीसी बहुत बढ़िया मूव दिखा रहा था। ऑयल इंडिया 5.25% उछाल के साथ था। ऑयल इंडिया में एक और एडेड तड़का है जो कंफर्ट दे देगा, बहुत मीनिंगफुल। अगर बाजार का मूड बिगड़ेगा तो शायद ये गिरे ना। आने वाले वेडनेसडे को इसकी एक्स डेट है, 22 तारीख को। 10 रुपए का तगड़ा इंटरिम डिविडेंड 10 रुपए तगड़ा आने वाला है। तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूं उसमें एक कंफर्ट बनेगा। कल का शायद ओएनजीसी के वीजा वी आउट परफॉर्मेंस का रीजन भी ये हो सकता है कि इसका वो कंफर्ट लोगों का स्ट्रीट में बढ़ रहा होगा। तो वो ड्यू है वो डिविडेंड आना, उससे पहले ये स्टॉक की डाउनसाइड कुछ हद तक प्रोटेक्टेड आपको नजर आएगी। तो ये 3 स्टॉक्स, और इंटरेस्टिंगली तीनों सरकारी। ऐसा सोचा नहीं था, पढ़ते पढ़ते रियलाइज के तीनों सरकारी निकला। सरकारी कंपनियां काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुकी हैं। अट्रैक्टिव तो हमेशा से थी, पर वो बुक में अट्रैक्टिव रहती हैं आमतौर पर। डिविडेंड तो देती है, डिविडेंड तो तगड़ा देती है, इसमें तो कोई शक नहीं। पैसा आना चाहिए किसी भी रूप में आए, डिविडेंड्स आए, माँ स्टॉक चले। इसी और उस डिवीजन को लेके कन्विक्शन, इसीलिए कोई ओएनजीसी किसी ब्रोकरेज को एशिया का सबसे अच्छा डिविडेंड प्लेइंग स्टॉक नजर आता है। कल मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, तो मैंने इसको टीम में नहीं डाला, ऐसे ही पढ़ने के लिए। जीएनएफसी आपने देखा? हाँ, क्या हो गया? बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। 900 वाला स्टॉक 530 से इसके आसपास है। एग्जैक्टली बुक वैल्यू पे 4 से नीचे का मल्टीपल है। और आप रिजल्ट देख लीजिए, डोमिनेंस है कई सारे। ये जो टेफ्लॉन कोटिंग के लिए केमिकल बनता है सब में मार्केट प्लेस, लेकिन स्टॉक आधे पे है। तो डाउनसाइड कैप्ड है, 2-3% का डिविडेंड यील्ड भी है। तो इसलिए कहते बहुत सस्ते हो गए सरकारी शेयर। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ऐसी स्टडीज रखी है अपने पास। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सब पढ़ते लिखते रहना चाहिए, तो बड़ा मजा आता है इसमें देखिए। इतना सस्ता स्टॉक, लेकिन सरकारी वाले ऐसे ही बिकते हैं। पीएफसी तो मतलब आप और इससे भी ज्यादा कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो कल ये सब ढूंढ रहे थे आप, इसीलिए वो सीरीज खबर नहीं थी। इसलिए सीरीज नहीं निपटाई, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, सीरीज में बताया सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो तो जुगाड़ करना पड़ेगा। ये तो खरीदना पड़ेगा, 1500 रुपये खर्चा है यार, महंगाई। अमेज़न वाले सुन रहे हैं, खरीदेंगे। अमेज़न वाले को गिफ्ट करना चाहिए कि उनका एक इतना डेडिकेटेड व्यूअर जा रहा है। सिर्फ 1500 रुपये का स्टिकीनेस बनाए रखने का, और रिव्यू भी दूंगा मैं। चलो जब फटाफट 3 स्टॉक और बता देता हूँ मैं। 3 मैंने एक्चुअली आईटी वाले लिए हैं आशीष। टेक महिंद्रा, एलटीआई और एम्फेसिस। ये कल बहुत चल रहे थे, तो आईटी पिछले कई दिनों से चल रहा है। अब मैंने क्यों इनको रेड में रखा, देखिए अभी मेरा बिलीफ है कि ये जो भी यूएस मार्केट ट्रेंड है ये वन ऑफ होगा, बहुत ट्रेंड लाइन नहीं है। लेकिन चूंकि ये स्टॉक कई दिनों से चल रहे थे, मोमेंटम बना हुआ था, तो आज अगर हल्का से भी प्रेशर आया सेंटिमेंट के तौर पे, तो फिर आईटी में आप बिकवाली देख सकते हैं। कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं है, लेकिन चूंकि अमेरिका से ही आप कनेक्टेड रखते हैं अपने आप को, आईटी वाले स्टॉक्स को, अब वहाँ पे नैस्डैक गिर रहा है, ब्याज दरें बढ़ने की संभावना तेज़ी से हो रही है, तो इन सब के चलते अगर आईटी शेयर में प्रेशर आया तो ये स्टॉक गिरेंगे, क्योंकि इनमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो इसलिए एम्फेसिस, टेक महिंद्रा और एलटीआई माइंट्री को हमने रेड में रखा है।
आपके 6 हो गए? हाँ, अपने 6 हो चुके। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आके अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं वो ब्रोकरेज के आधार पर हैं। पहला है 7वां अपोलो हॉस्पिटल्स। कल भी ये था, ये इसमें लगातार ब्रोकरेज बड़ा बुलिश हो रहे हैं। आज ताज़ा रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की। उन्होंने टारगेट दिया 5332 रुपये, अभी कितना 4643, और ओवरवेट की उन्होंने रेटिंग दी। उनका मानना है कि कंपनी जो एक्सपैंड कर रही है फिजिकल, मतलब रूम एक्सपैंड करना, हॉस्पिटल में और ज़्यादा बेड्स लगाना, ये जो है इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और न सिर्फ बेड इंक्रीज़ कर रही है, फार्मेसी वाला जो इनका अपोलो फार्मेसी है, डायग्नोस्टिक्स वाला, इन सब में भी काफ़ी एक्सपेंशन कर रहा है, जो ओवरऑल फिर आगे जाते हुए इनके रेवेन्यू को एक्सपेंड करेगी। प्लस साथ ही साथ कंपनी को ये एहसास है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाना चाहिए, और जिसमें एआई का इस्तेमाल, आजकल एआई बड़ा पॉपुलर हो गया है। एआई में चैटबॉट, पता नहीं क्या क्या चलते हैं। एआई वो अपना चैट जीपीटी इस्तेमाल तो आप करते होंगे? नहीं करते? इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन लॉगिन ही नहीं बन रहा करने के लिए नहीं, मेरा बन गया। हाँ, वो असल में क्या हो रहा है, अपन ऑफिस के सर्वर से बना रहे हैं, और फिर वो चैट जीपीटी कहता है कि सर्वर से बहुत ज्यादा लॉगिन हो चुके हैं, आप अभी रुकिए। घर से बना लें? मैंने वही करा, मैं भी बनाऊंगा घर से वाईफाई, घर के वाईफाई से बनाया, बन गया। तो आज बनाऊंगा। ऑफिस से क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से कुछ होता, अपने ज्यादा आईटी आता नहीं, हो सकता है एक ही आईपी के आसपास बहुत सारे लोग बहुत सारे, तो उन्होंने रोक रखा है, वो बार बार एरर आ जाता है। ओके, तो ये एआई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए इनको लगता है कि मॉर्गन स्टैनली को अच्छा है। नेस्ले, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट मैंने ली है, चूँकि मुझे लगता है कि तेज़ी होगी। 21,200 का लक्ष्य है। हालांकि इसमें 15-16 हज़ार के भी टारगेट नहीं। आज 3-4 रिपोर्ट्स आई हैं, अभी हम ट्वीट में डालेंगे तो आप देखिएगा, लेकिन मैं हायर साइड में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत इस कंपनी में मेरा बहुत बिलीव है। डोमिनेंट है, कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता इसको। कोई चैलेंज कर सकता है नेस्ले को? ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं, ये जो बच्चों के वाले दूध वाले होते हैं, लैक्टोजन होना, कोई है ही नहीं आसपास। मैगी भाई साहब आज 3 दशक हो गए, वैसी की वैसी जल में उसके। 3 दशक हो होंगे आराम से, और ज़्यादा ही होंगे। अपने छोटे बचपन में थी मैगी यार। नहीं, ज़्यादा 3 दशक ज़्यादा ही होंगे। हाँ, आज मेरा लड़का भी उतने एक्साइटेड होकर मैगी खाता है, सोता रहता है मैगी, ये जल में इसके 3 दशक से बदली नहीं है, और मैं भी खा सकता हूँ जब मिले। मैं मैगी तो ये हाल है। मैंने तो दिखाया था एक बार कि चेन्नई एयरपोर्ट में। अब मैंने ऐसा नहीं है, स्टॉल लगाया। हाँ, मैंने ऐसा नहीं, बीच में सारे बाय प्रोडक्ट जो सिमिलर प्रोडक्ट्स आए, ट्राई करे हुए हैं मैंने। आईटीसी का यिप्पी लॉर्ड तो यहीं आ गया हूँ, सब करा। वो जब आए थे तभी कर लिए थे, लॉर्ड की यहीं आया हूँ। हो सकता है हम लोग के साथ दिक्कत है, टाइम है ना डायरेक्टर साहब, मक्खन कोई भी बना दे, लेकिन अमूल ने जो नमक का वो क्वांटिटी रखी है ना, मक्खन तो अपने लिए अमूल ही है। मक्खन मतलब अमूल, ये बात बिल्कुल। तो कुछ चीजें बदल गई। अब ऐसा नहीं कि बाकी पीएस बहुत अच्छे मक्खन नहीं बनाते, पर अब इंडियंस को टेस्ट लग चुका है उसका। ये इनका प्रोसेस चीज मतलब अमूल ही है, बाकी किसी का टेस्ट ही नहीं आता मुझे। इसमें कोई शक नहीं भाई साहब। डायरेक्टर 10 एग्जाम्पल और दे रहे हैं, हम लोग टाइम हो जाएगा। डायरेक्टर आप प्लीज चुप रहिए, आप बताइए। नेस्ले ग्रीन में रखिए। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये रेड में। आज पता नहीं शुक्रवार के दिन मैक्वारी को ऐसा क्या सूझा, उन्होंने 650 के टारगेट के साथ इसको रखा है अंडर परफॉर्मर। उनका मानना है कि परनॉर्ड इंडिया की जो गेंस से मार्केट शेयर वाले, वो उतने भी कारगर नहीं हो रहे हैं। प्लस कई सारे इन्होंने कारण गिनाए हैं कि लिकर पॉलिसी में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से दबाव बना हुआ है। दिल्ली की मार्केट में जो है काफ़ी मुश्किलें निकल आ रही हैं, तो उन्होंने रेड में रखा। 650 का टारगेट, इसलिए इसको मैंने भी रेड रखा। हालांकि आज फ्राइडे है, नहीं होना चाहिए था ये। इप्का लैब भी रेड में है। मैक्वारी ने इसको जो है अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी और 810 का टारगेट दिया है इप्का लैब में। उनका मानना है कि Q3 में एबिटा मिस है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, तो इसकी वजह से उनको लगता है कि अभी परफॉर्मेंस में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये 3 रेड हो गए मेरे, नहीं 2 रेड है, 2 इप्का। अगले में 2 रिजल्ट्स आने थे कल। नेस्ले की इन्होंने बात करी, नेस्ले बाजार के दौरान आ गया था। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बाद में आई हैं, अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई जिसपे ये बुलिश थे। बाजार बंद होने के बाद दूसरा नंबर आया, वो था शाफलर इंडिया का, वो जो बेयरिंग्स वगैरह बनाने वाली कंपनी। बढ़िया रेजिलिएंट क्वार्टर।
आय में 18% का उछाल, मुनाफा 21% बढ़ा, मार्जिन एक्सपैंड होके दिखाए, प्लस 24 रुपए का डिविडेंड डोल आउट। इसको ग्रीन रखा है मैंने। रेलटेल ने एक ऑर्डर बैक करा है, कंसोलिडेट कर ही रहा है ये स्टॉक। बैंगलोर के मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बीएमआरसी से ये ऑर्डर मिला है। क्वांटम छोटा है लेकिन पीस मिल रहे के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। रेलटेल ग्रीन है। एंजल वन इकलौता रेड रखा है मैंने। कल शाम को अपडेट आया था कि नारायण गंगाधर साहब जो इस कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने, वैसे स्टॉक बहुत पिट रहा है, साल के हाई, एक साल की पिक्चर रखिएगा, बहुत तगड़ा रीरेट होने के बाद इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्टिव मोड पे है, पर्सनल रीजंस के चलते रिजाइन कर रहे हैं। दिनेश ठक्कर साहब आप डे टू डे अफेयर्स फॉर ऑल द टाइम बिंग मैनेज करेंगे। खैर सेंटिमेंट नेगेटिव, रेड रखा है। और खैर बाजार की क्यूज गड़बड़ है, इसको सिर्फ वॉच आउट करिएगा। इंटर ग्लोब एविएशन में ग्रीन लेके चल रहा, फॉर द टाइम भी एक ओवरहैंग छटता हुआ है ना, पहली चीज। दूसरा, कल शोभा गंगवाल जी ने कुल मिलाकर 2,944 करोड़ के शेयर्स बेचे कल। एफआई और कौन बायर है एक भी लास्ट ट्रेड में मेंशन नहीं है, पर वो एफआई डीआई के आंकड़े चीख चीख के कह रहे हैं कल 1500 करोड़ रुपए दोनों एफआई और डीआईएस की तरफ से बाइंग होती है। मैं मान रहा हूं लार्जली पूरा इंस्टीट्यूशंस ने बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करा है। खैर आज क्यों सपोर्टिव नहीं है इसलिए सिर्फ वॉच आउट, लेकिन लोअर लेवल से फॉर द टाइमिंग शायद अच्छी रिकवरी की तैयारी कर सकता है आगे चलते हुए। अभी फॉर द टाइमिंग ग्रीन लेके चल रहा हूं इस स्टॉक को। 10 पूरे हो चुके हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक। ये ब्रेक का टाइम कभी इतना बड़ा करते हो, कभी ये छोटा करते हो, कंफ्यूजन होता है। कभी लगता है ब्रेक में चाय बना लूं, नहीं बनाऊं, आज जल्दी आ जाएंगे, लेट आएंगे, कोई हिसाब ही नहीं है। ब्रेक में भी वोलेटिलिटी है मार्केट की तरफ से। छोटे बड़े जैसे आप, मुश्किल हो रहा है ब्रेक में चाय बनाने जाऊं कि नहीं जाऊं। नहीं वो नहीं चाहते कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, एकदम कुछ भी हो सकता है कभी भी। बनाओ नेस्ले के मैगी बन सकती है। आप लोग वैसे मैगी कहते हैं, 2 मिनट में बन नहीं पाती। नहीं तो ब्रेक तुम 4 मिनट का दे रहे हैं, आप बना लो। चलिए ब्रेक को उस पर लौटते हैं। जो भी आपको करना है करिए, फटाफट लौट के आइए, क्विक रैप अप और उसके बाद अगले शो की तैयारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। एक क्विक रैप अप। हरे ही हैं ज्यादातर सारे, लेकिन बाजार कंड्यूसिव नहीं है तो आप वॉच आउट करिएगा। कुछ दिग्गज स्टॉक्स पहले, भारतीय एयरटेल जो दिसंबर के टेलीकॉम डेटा आया है, बहुत तगड़ा मंथ ऑन मंथ जंप सब्सक्राइबर एड्स में, एडिशंस में। अल्ट्राटेक नया प्लांट्स, 2 प्लांट्स दरअसल कमीशन कर दिए, तगड़ी आउटस्टैंडिंग कैपेसिटी अब खड़ी हुई। वेदांता एक और माइन जीत ली इन्होंने इस बार छत्तीसगढ़ में। पावर ग्रिड अपने कमिश्निंग का अपडेट दिया है, केपेक्स का अपडेट दिया है। इंजीनियर्स इंडिया ने करार कराया ऑयल इंडिया के साथ। ऑयल इंडिया इसीलिए भी क्योंकि अगले हफ्ते 10 रुपए के तगड़े डिविडेंड की एक्स डेट है, तो सपोर्टिव रहेगा वो इस स्टॉक के लिए फॉर द टाइम भी। शैफलर इंडिया के नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन एक्सपैंड करें। रेलटेल को ऑर्डर मिला है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, छोटा है लेकिन ध्यान रखिएगा। एंजल वन के सीईओ साहब ने रिजाइन कर दिया। वैसे ये बहुत पिटा हुआ स्टॉक है तो सिर्फ नजर में रखिएगा, सेंटिमेंट नेगेटिव तो है ये न्यूज। इंटरग्लोब एविएशन फाइनली उस लार्ज ट्रेड के चलते, जहां पे लग ऐसा रहा है कि तगड़ा एफआई डीआई का पैसा चैनलाइज हुआ है, उस लार्ज ट्रेड ग्रीन लेके जा रहा हूं। चलिए, एक बड़ी खबर आई, डील हुई कि प्रिकॉल में स्टेक खरीदेगा यूनो, मिंडा कॉर्प, यूनो नहीं मिंडा कॉर्प। तो उसकी वजह से मुझे लगता है स्टॉक को ध्यान रखना चाहिए दोनों को। एनएलसी इंडिया एक नया पावर प्लांट लगाएंगे 1680 मेगावाट का कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से इनको रखा है। टेक महिंद्रा एलटीएम और एम्फेसिस इसलिए हमने रेट में रखा है कि अगर सेंटिमेंट गड़बड़ाता है यूएस की वजह से, नैस्डैक की वजह से, तो आईटी जो कि इतने दिन से चल रहे थे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकती है। अपोलो हॉस्पिटल और नेस्ले में 2 रिपोर्ट्स आई हैं और वो रिपोर्ट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। नेस्ले में 21,000 से ऊपर तक के लक्ष्य दिए गए, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स और इप्का लैब की जो रिपोर्ट्स हैं वो अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट काफ़ी नीचे के कट कर दिए हैं, तो इसलिए इनको रेट में रखा है। तो चलिए मुनाफे की